अध्याय 13 भाग 1 से आगे। राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939। 1935 का भारत सरकार कानून। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष के मझधार में थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें हुए विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था थी। यह संघ यानी फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था। केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था। मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते। ब्रिटिश भारत की केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्रवादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग किया गया था, मगर फिर भी इसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर निषेधाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था। हाँ, कुछ एक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश प्रशासन के ढांचे में और जुड़े। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कहकर इस कानून की निंदा की। इस कानून के संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। इस 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया, और इस घोषित लक्ष्य के साथ कि वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार को जनता का व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए इन चुनावों में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेसी मंत्रिमंडल। स्पष्ट है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने और एक नया युग आरंभ करने में असफल रहे। फिर भी 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के सचमुच प्रयास किए। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते। ईमानदारी और जनसेवा के नए मानदंड उन्होंने स्थापित किए। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए। मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी। पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारियों समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया। बटाईदारों के अधिकारों और बटाईदार की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुक्त महसूस किया और मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे। कांग्रेसी सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की।
हरिजन कल्याण के काम किए तथा प्राथमिक उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों को समर्थन दिया गया। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेसी मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि वे विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी हाल तक जेलों में बंद थे, अब वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी? 1935 से 39 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी घटी, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को एक तरह से नया मोड़ दिया। समाजवादी विचारों का प्रसार। इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रचार हुआ। 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूंजीवाद देशों में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। एक समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लाख लोग बेरोजगार थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वहाँ गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 36 के बीच पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे सोवियत औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान, समाजवादी विचारों की ओर खिंचने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उसका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का प्रमाण यह था कि 1929, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा खुद को किसान और मजदूर वर्गों के और भी पास लाए। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उनके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे अच्छा उपाय था। देश में मूलगामी शक्तियों के प्रसार का प्रमाण जल्द ही कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीतियों में भी देखा गया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर वह प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पारित किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव तथा मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई थी। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी, खेतीहरों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन योग्य मजदूरी समेत मजदूरों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटों और सुरक्षा, मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार तथा प्रमुख उद्योगों, खदानों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए थे। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरन चंद्र जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए। फिर उन्होंने और उनके अनेक वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 1/3 वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों का विश्वास अपना रूप ले चुका था। चौथे दशक में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई। किसान और मजदूर आंदोलन। चौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों में राष्ट्रव्यापी जागरण देखने को मिला। 1920 से 22 तथा 1930 से 34 के 2 राष्ट्रवादी आंदोलनों ने किसानों और मजदूरों को बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया था। 1929 के बाद भारत तथा शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी, उसने भारतीय किसान मजदूरों की दशा भी बिगाड़ दी थी। 1932 के अंत तक खेतीहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थी। अब पूरे देश में किसान भूमि सुधारों, मालगुजारी और लगान में कमी तथा कर्ज से राहत की मांग करने लगे थे। कारखानों और बागानों के मजदूर अब काम की बेहतर परिस्थितियों तथा ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की बढ़ चढ़कर मांग कर रहे थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा वामपंथी पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी। परिणाम स्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियनों का तथा पूरे देश में खासकर संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब में किसान सभाओं का तेजी से प्रसार हुआ। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना। कांग्रेस और विश्व की घटनाएं। 1935 से 39 के काल की तीसरी प्रमुख बात यह थी कि कांग्रेस विश्व की घटनाओं में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने लगी थी। 1885 में अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस ने कहा था कि अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना और भारत के संसाधनों का प्रयोग न किया जाए। धीरे धीरे इसने साम्राज्यवादी प्रसार के विरोध पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली थी। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातीयताओं के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद से पीड़ित एशियाई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बैठाना और उन्हें योजनाबद्ध इन सब के साझे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बैठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप देना था। यूरोप के अनेक वामपंथ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, हम समझते हैं कि विभिन्न पराधीन, अर्धपराधीन और उत्पीड़ित जनगण आज जो संघर्ष चला रहे हैं उसमें बहुत कुछ साझा है। उनके दुश्मन भी प्रायः एक ही होते हैं, हालांकि वे कभी कभी विभिन्न रूपों में सामने आते हैं और उनके उत्पीड़न के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन भी अक्सर मिलते जुलते होते हैं। नेहरू इसी सम्मेलन में स्थापित लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य चुने गए। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार को चेतावनी दी गई कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगा तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। चौथे दशक में कांग्रेस ने दुनिया के किसी भी भाग में जारी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया और एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन दिया। इसने उस समय इटली, जर्मनी और जापान में उभरते हुए फासीवाद की निंदा की, जो साम्राज्यवाद और नस्लवाद का सबसे भयानक रूप था, और इथियोपिया, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया तथा चीन पर फासीवादी ताकतों के हमले के खिलाफ संघर्ष में वहाँ की जनता का पूरा समर्थन किया। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया
कि वे चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। 1938 में कांग्रेस ने डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा। राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य उस संघर्ष से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है जो एक तरफ फांसीवाद तथा दूसरी तरफ स्वाधीनता, समाजवाद और जनतंत्र की शक्तियों के बीच छिड़ने वाला है। विश्व की घटनाओं के प्रति कांग्रेस में उभरते हुए दृष्टिकोण तथा दुनिया में भारत की स्थिति की चेतना को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा था। पराधीन औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद जो कुछ बहुत पहले से हो रहा है, स्वयं को जन्म देने वाले कुछ देशों में ही पूंजीवाद ने भी वैसा ही रूप धारण कर लिया। फांसीवाद और साम्राज्यवाद इस तरह पतनशील पूंजीवाद के दो रूप बनकर सामने आए। पश्चिम में समाजवाद तथा पूर्वी तथा अन्य पराधीन देशों में उदीयमान राष्ट्रवाद ने फांसीवाद और साम्राज्यवाद के इस गठजोड़ का विरोध किया। रजवाड़ों की जनता का संघर्ष। इस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन रजवाड़ों तक भी फैल गया। इन रजवाड़ों में से अधिकांश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां नरक जैसी थी। किसान दमन के शिकार थे, मालगुजारी और कर बहुत अधिक तथा असहनीय थे। शिक्षा का कोई खास प्रसार न था। स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालत में थी और प्रेस की स्वतंत्रता तथा दूसरे नागरिक अधिकारों का शायद ही कोई मान हो। रजवाड़े की आय का बहुत बड़ा भाग राजा और उसके परिवार के भोग विलास पर खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास प्रथा, गुलामी और बेगार का बोलबाला था। पहले के पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की चुनौतियां इन भ्रष्ट और पतित राजा महाराजाओं की मनमानी पर कुछ हद तक नियंत्रण रखती थी, परंतु ब्रिटिश शासन ने राजाओं को इन दोनों खतरों से सुरक्षित बना दिया और अब वे खुलकर अपने शासन का दुरुपयोग करने लगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने तथा उदीयमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी भी राजाओं का इस्तेमाल करने लगे। राजा महाराजा भी अपनी बारी में किसी जन विद्रोह के आगे अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया। 1921 में चेंबर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई ताकि महाराजा मिल बैठ सकें और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषयों पर विचार कर सकें। 1935 के भारत सरकार कानून में भी प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना इस प्रकार रखी गई थी कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसमें व्यवस्था थी कि ऊपरी सदन में कुल सीटों के 2/5 तथा निचले सदन में 1/3 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। सांप्रदायिकता का विकास। पांचवा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सांप्रदायिकता का विकास था। सीमित मताधिकार तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उससे एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गई। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में असफल रही। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित थी, मगर कांग्रेस को इनमें केवल 26 मिली और उसमें भी 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली। हालांकि इनमें ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग को भी नहीं मिली। हिंदू महासभा भी बुरी तरह हारी। इसके अलावा जमींदारों और सूदखोरों की पार्टियां भी चुनाव में धूल चाटती नजर आई। कांग्रेस ने एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया था और किसान आंदोलन फैल रहे थे। इन दो बातों को देखकर जमींदार और सूदखोर अब सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता की सामाजिक और आर्थिक मांगें उठाने से भी कतराते रहे, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसा कि हमने देखा है, बढ़ चढ़कर इन मांगों को उठाता रहा। इस संबंध में वे ऊंचे वर्गों के निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करने लगे। राष्ट्रीय आंदोलन ने सांप्रदायिक ताकतों का हमेशा दृढ़ता से विरोध किया और धर्मनिरपेक्षता से उसकी प्रतिबद्धता हमेशा गहरी और संपूर्ण रही। फिर भी वह सांप्रदायिक चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सफल न हो सका। अंत में सांप्रदायिकता देश का विभाजन कराने में सफल रही। इस असफलता की व्याख्या कैसे की जाए?
इसका एक उत्तर जो प्रायः दिया जाता है वह यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के पर्याप्त प्रयास नहीं किए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ, जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश रखने के लिए सब कुछ किया था, मगर अब वे पोलैंड की सहायता करने को बाध्य हो गए। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुने हुए सदस्यों से परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस को फासीवादी यानी फासिस्ट आक्रमण के शिकार देशों से पूरी सहानुभूति थी। वह फासीवाद विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि ये गुलाम राष्ट्र द्वारा दूसरों से मुक्ति संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए या कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाएं ताकि वे युद्ध में सक्रिय भाग ले सकें। अब ब्रिटिश सरकार को युद्ध प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की बुरी तरह आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए उसने कैबिनेट मंत्री सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स पहले लेबर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था, फिर भी उनके तथा कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह मांग मानने से इनकार कर दिया कि वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंपी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उनसे भविष्य के लिए केवल वादे किए जाएं और फिलहाल वायसराय के हाथों में निरंकुश शक्तियां बनी रहें। वे युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए कि जापानी आक्रमणकारियों से भारत के लिए ही खतरा पैदा हो गया था। लेकिन उन्हें लगता था कि वे यह काम तभी कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत की जनता रुष्ट हो गई। उसे फासीवादी विरोधी शक्तियों से अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीतिक स्थिति अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए और कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया और हर जगह विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने जिस ढंग से भी ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुई और प्रदर्शन हुए, जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुई। बार बार की गोलीबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्यवाहियां भी की। उसने पुलिस थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों आदि पर ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 में युद्ध की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रही। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका था और ना ही देश को नेतृत्व दे सका था। 1943 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा। कुछ ही महीनों में 30 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। इससे जनता एक भयानक गुस्से से भर उठी, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो इतने लोगों को अकाल में मरने से बचा सकती थी। फिर भी इस गुस्से को पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति न मिल सकी।
लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश के बाहर एक नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाष चंद्र बोस मार्च 1941 में देश से बाहर निकल गए थे और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे, लेकिन जून 1941 में सोवियत संघ भी जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरा तो वे जर्मनी चले गए। वहां से वे फरवरी 1943 में जापान के लिए चल पड़े ताकि जापानी सहायता से वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सके। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के वहां पहुंचने से पहले एक सेना बनाने के लिए कुछ काम जनरल मोहन सिंह कर चुके थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना में कप्तान थे। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर और बर्मा में जापानी सेनाओं द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी कहते थे, ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी यह आशा करने लगे थे कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर उनके साथ भारत में उसके मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। 1944 से 45 में युद्ध में जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत के अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी इस रणनीति की आलोचना की कि फांसीवादी ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणाप्रद उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा। पूरे देश ने उन्हें नेताजी का सम्मानित नाम दिया।